मैंने एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़कर पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करोगे, उसके बाद समय बचता है तो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को भी एक बार जाकर वहाँ पर मैंने सीधे से क्रॉस कर दिया। इसे मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल, ठीक है। इससे मेरा क्या होगा, समय बचेगा। आप नीचे भी आ सकते हो, देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि ये पूछेगा, तो ये मेरे अब किसी काम का इंस्ट्रूमेंट हो गया। इनको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक हम लोग बना रहे हैं और साथ में आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा और प्रैक्टिस किया जाएगी क्वेश्चन की। तो आप चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, वीडियो उसके लिए जल्दी आ जाएगा। और काफी स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पर। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन लोगों से जिनके कमेंट्स का जवाब मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी वीक डे चल रहा है और क्या होता है कि अभी ऑफिस भी जाना होता है, ऑफिस का भी काम देखना होता है, खुद की भी पढ़ाई होती है और फिर आपके लिए वीडियो भी बनाना होता है। खासकर SSC CHSL का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो मैं सोच रहा कि उन बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा दूँ, ताकि उनके एग्जाम में एटलीस्ट 5 से 10 नंबर का बेनिफिट हो। तो हम लोग उनके लिए एक अच्छी वीडियो बना रहे थे GK GS के लिए, और उसका काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस भी हमने किया हुआ है। लेकिन और हम चाहते थे कि उसका ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ उनको प्रैक्टिस करा दिया जाए इन 4-5 दिनों में, लेकिन क्योंकि समय काफ़ी कम है, लग रहा है कि वो वीडियो अभी जल्दी एक दो दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि जो भी टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किया है एनालिसिस के बाद, वो टॉपिक्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ताकि आप खुद से सेल्फ स्टडी से भी उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। और अगर मैं वीडियो नहीं भी ला पाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी आपका डाउट होता है बेशक कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दूंगा। जो भी जेन्युइन डाउट आप पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो बाकी अगर वीकेंड तक तो मैं आपको सारा जवाब आपके कमेंट्स का दे दूंगा। इसके अलावा मैं ये भी सोच रहा था कि एक लाइव सेशन लूँ आने वाले समय में, जहाँ पर आपका हर डाउट मैं अटेंड करूँगा। उसका लाइव सेशन के बारे में मैं आपको बता दूंगा बाद के वीडियो में, या फिर पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से समय ना गवाते हुए मैं ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो है SSC CHSL 2024 में जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास समय काफ़ी कम बचा है। आपने हो सकता है GK GS की अच्छे से तैयारी कर ली हो, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके GK GS की अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो ये लास्ट मोमेंट में जब ये 4-5 दिन का समय बचा है, तो अक्सर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो यही मैं आपको 4-5 दिनों के लिए मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स डीप एनालिसिस के बेस पे लाया हूं, जो आप अगर कवर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उनसे क्वेश्चन फंसने का। ऐसे मैंने टोटल 20 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं पूरे, समझ लीजिए लूसेंट के बुक से ही मैंने सेलेक्ट किए हैं सारे टॉपिक्स आपके स्टैटिक GK के लिए। करंट अफेयर तो आप किसी और चैनल से, किसी और टीचर का देख सकते हो। फिलहाल मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं करंट अफेयर्स के लिए कुछ कर सकूँ, तो ठीक है। स्टैटिक GK के लिए मैंने 20 टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप जल्दी से उन्हें कवर कर लोगे और काफ़ी मतलब एक अच्छा वेटेज रखने वाले टॉपिक है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आया हुआ है उनसे। तो ये 20 टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको 4 टॉपिक बता रहा हूँ जो तो अगर आपको बिल्कुल करके ही जाना है। उन 4 टॉपिक से SSC में आजकल भर के एग्जाम, भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हर एग्जाम में, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, CHSL का एग्जाम हो, MTS का एग्जाम हो, GD का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में उनसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आ ही रहा है। तो 4 टॉपिक्स, अगर आप 20 टॉपिक्स नहीं भी कर पाते हो तो पहले आप प्रायोरिटी वाइज उन 4 टॉपिक्स को पहले कर लीजिए, अच्छे से उनके रिवीजन कर लीजिएगा, कि उन 4 टॉपिक्स में हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आराम से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं उन टॉपिक से, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आप उन 20 टॉपिक्स के बारे में जान लीजिए, 4 टॉपिक्स के बारे में जान लीजिए। इसके बाद मैं वापस आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपने लूसेंट के बुक में आपके लिए उन टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है, और ये भी मैं बताऊंगा कैसे आप जल्दी से ट्रिक से, अभी तो ट्रिक कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो कैसे आप जल्दी से उन्हें याद कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूंगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 20 टॉपिक्स की एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें से पहला टॉपिक जो मैंने आपके लिए रखा है वो है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा। तो पहला टॉपिक तो आपका है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनको बजाने वाले। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, ठीक है। तीसरा टॉपिक है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, और यहाँ पर आप 5वें नंबर पर देख सकते हो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। देखिए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का जो चैप्टर लूसेंट में दिया हुआ है ना, जहाँ पर आपको सारे गवर्नर जनरल का डेटा मिलता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में भी नहीं, उन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई महत्वपूर्ण, वो उसका आपको एक अच्छा कलेक्शन वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप उसको जल्दी से ऊपर पढ़ लीजिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे हाईलाइट किया हुआ है टॉपिक्स, मैं अपने लूसेंट के बुक में आपको दिखाऊंगा उस बात को, ठीक है। तो
उसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ देखो, चौथे नंबर पर जो है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। कांग्रेस के अधिवेशन को आपको थोड़ा बहुत याद देख लीजिएगा अच्छे से कि 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1924 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वहाँ बेलगांव में हुआ था। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जहां पर रावी के तट पर झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 से प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था, ठीक है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको कांग्रेस का अधिवेशन चैप्टर से आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख के चले जाइएगा। उसके बाद बात करूं तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में है, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, जैसे कि आपका भवानी मंदिर का लेखक कौन थे, भवानी मंदिर कौन से संस्था ने जारी किया था, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सचिंद्र नाथ सान्याल ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने भी लिखी थी पुस्तकें। तो वो जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी, अगर जीके का अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री से अगर मुझे बताना हो कि सिर्फ एक टॉपिक करके जाना है एग्जाम के लिए, तो ये टॉपिक मैं आपको दूंगा बिल्कुल कि प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जनरली हर एग्जाम में पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये कंफर्म एक टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता है हर साल। उसके बाद है भूगोल के बारे में मैं बता रहा हूँ। भूगोल चैप्टर में जाके भारत का भौतिक स्वरूप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें भारत के बारे में आपको अच्छे से फैक्ट्स दिए गए हैं। ज्यादा रट्टा मत मारिएगा, अक्षांश देशांतर ज्यादा पूछा नहीं जाता है, उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत के कितने केंद्र राज्य अपना ये तट रेखा से लगते हैं या फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत का क्षेत्रफल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी जल्दी से याद करके आगे निकल जाएगा। ये नहीं कि अक्षांश देशांतर याद करते करते काफी समय गुजार दिया। उसके बाद भारत की जनगणना से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जनगणना के डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुई है नई वाली जनगणना का, तो पुरानी जनगणना से भी क्वेश्चन पिछले साल तो काफी ज्यादा आए थे, इस साल भी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। उसके बाद भारत के भूगोल में ही भारतीय जनजातियां हैं। फिर भारतीय जनजातियां करने के बाद आप जरूर जाके सल्तनत काल को पढ़ लीजिएगा मेडावल हिस्ट्री से। मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल का टॉपिक मैं सिर्फ आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ मध्यकालीन भारत का, सल्तनत काल जाके पढ़ लीजिएगा। सल्तनत कालीन के शासकों के अलावा उनकी जो शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका आता है अपना अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे, उसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप शेरशाह के बारे में पढ़ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सल्तनत काल में सिर्फ एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ मध्यकालीन भारत से। उसके बाद आपको आता है विश्व का भूगोल में पढ़ने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी के भूपटल पर कौन सा गैस ज्यादा पाया जाता है, कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है। फिर वो एक फिगर होता है निफे सियाल सीमा निफे का, तो वो फिगर आप अच्छे से देख लीजिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कैसा मतलब ये कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वायुमंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा कि वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख के चले जाइएगा। फिर पॉलिटी में आते हैं, तो पॉलिटी में जो है, पॉलिटी में आपको सबसे जो अहम है, मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक यहाँ से पॉलिटी में, क्योंकि सिर्फ 20 टॉपिक मुझे उठाने थे, तो पॉलिटी में मैंने सिर्फ 2 उठाए आपके लिए। एक तो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पढ़िएगा, ज़्यादा ऐसा अनुच्छेद मत पढ़ने लगेगा जो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो। जैसे राज्यों से जो संबंधित अनुच्छेद ज़्यादा नहीं पूछते एग्जाम में, संघ से संबंधित अनुच्छेद को पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, तो पहले संघ वाले सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे भारत के न्यायवादी के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। उसके अलावा आप अभी देखिए सरकार नई फॉर्म हुई है, तो आप संसद के से रिलेटेड अनुच्छेद पूछ सकता है। जैसे एक छोटा सा ट्रिक था जो हमने पढ़ा था, जैसे 79, 80 सरला 79 में संसद के बारे में दिया हुआ था आर्टिकल 79 में, 80 में राज्यसभा के बारे में दिया हुआ था, और 90 में 79, 80 और 81, तो 81 में आपका लोकसभा से संबंधित अपना दिया हुआ था उसमें आर्टिकल में, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल जाऊं, तो आप अच्छे से बुक में अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद संविधान में किए हुए कुछ प्रमुख संशोधन के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। हाल ही में जो संशोधन है उनको भी अच्छे से देख के जाइएगा कि अभी जो हाल ही में 101वां, 102वां, 103वां ये सब संशोधन हुआ है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। तो पॉलिटी में रहा कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स से
इकोनॉमिक्स में आपको राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे राष्ट्रीय आय में जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको कि नेशनल इनकम का डिफिनेशन क्या है, नेशनल इनकम के फॉर्मूला में क्या शामिल होता है, फिर जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उनके बीच का जो रिलेशन होता है जीडीपी एनडीपी का बहुत ईजी होता है। ठीक है, वो सब आपको अच्छे से देख लेना है बुक से। और इसके बाद अगर बात करें तो आर्थिक, ये आपका राष्ट्रीय आय हो गया। राष्ट्रीय आय के बाद आर्थिक नियोजन के बारे में, आर्थिक नियोजन में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पद की कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। 3-4 पंचवर्षीय योजना है जो किसी स्पेसिफिक मॉडल पर आधारित है, वो आपको अच्छे से देख लेना है। पहली है, दूसरी है और तीसरी है, इस तरह से मॉडल पर आधारित है। जैसे हेडगेवार मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इस तरह से आपको याद रखना। उसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, सिर्फ महत्वपूर्ण वाले को याद रखना। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था कि कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ को नारा दिया गया था। इस तरह से आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना है एक बार। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पढ़ने के बाद बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी में तो बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। खासकर वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जैसे क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो उनको देख लीजिएगा। उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ बायोलॉजी से पढ़ने के लिए, वो है मानव रोग के बारे में। मानव रोग अच्छे से देख के जाएगा कि वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। इसके बाद विटामिन का जो टेबल दिया गया है, विटामिन के टेबल को अच्छे से देख के चले जाइएगा। आजकल विटामिन के टेबल से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं कि पहला तो बेसिक क्वेश्चन होता था कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। उसके बाद आजकल थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ रहा है कि विटामिन D2 D3 के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एक कैल्सीफेलोर है, आगे कैल्सीफेलोर करके है। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से देख के चले जाएगा। फिर विटामिन B1 से लेकर B12 तक जो दिया गया उसमें भी कुछ क्वेश्चन पीछे बीच में से पूछ दे रहा है कि थायमिन किसका रसायन, थायमिन का ये नाम क्या है। और इस तरह से आप B6 B12 तक चले जाइएगा। उसके बाद विटामिन टेबल कंप्लीट करने के बाद कम से कम आपको इतना कर लेना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको जो मैंने ऊपर का 4 टॉपिक्स आपको बताया है, जो मैंने यहाँ पर PDF में ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। इनमें कोई भी आप छोड़ोगे नहीं। चाहे आप लूसेंट का बुक पहले बेसिक के लिए लूसेंट का बुक से प्रेफर कर लेना। उसके बाद आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आराम से मिल जाएंगे आपको। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के चले जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं अभी के SSC के एग्जाम में, जैसा कि TCS का पैटर्न अभी तक रहा है। तो ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आप अच्छे से देख के चले जाएगा। इसके बाद जो बात हम करते हैं अभी कि आपका अभी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। देखिए, अब एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो बेटर है कि आप ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि आप रिवाइज कीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो लगता है कि आपका छूट गया है सिर्फ उनको ही दीजिए, वो भी बहुत कम समय दीजिए। ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन में होना चाहिए, सेट होकर प्रैक्टिस करने में हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए और अपने दिमाग को काम कर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास समय है, आप अभी जीके जीएस की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो इसके रिगार्डिंग अपलोड किया है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूरा मैंने बाइफर्केशन बताया है कि आपके लिए लूसेंट स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जो बुक है उसमें कितने टॉपिक्स दिए गए हैं और कितने टॉपिक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप एग्जाम से जस्ट पहले, अगर आपका एग्जाम 1 वीक में होने वाला है, 1 मंथ में होने वाला है, तो एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवीजन करके जा सकते हो। उसका भी मैंने हर सब्जेक्ट के नीचे उन टॉपिक्स का नाम दिया हुआ है, तो मैं आई बटन पर वो वीडियो दे दूंगा, आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश को लेकर कुछ डाउट है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बच्चों को रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जाकर, मैंने आई बटन पे वो भी वीडियो दे रहा हूँ, आप जाकर वो वीडियो भी अगर चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका अभी एग्जाम है SSC CHSL का, तो आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखना अवॉइड कीजिएगा। बाद में आप आकर इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, अगर आपके पास समय है तभी जाकर वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ बाकी रह गया तो हाँ, मैं एक सोच रहा था कि बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, मैं अभी ऑफिस और अपने खुद की पढ़ाई के कारण वो डाउट्स को भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके डाउट्स का जवाब बिल्कुल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अपने सारे डाउट्स। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ एक लाइव सेशन भी लूँगा छुट्टी वाले दिन में, तो लाइव सेशन के लिए मैं पोस्ट में डाल दूंगा कि कब लाइव सेशन होने वाला हो सकता है मैं एक छोटी सी वीडियो बना के भी आपको बता दूं। आपका जो भी SSC से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चाहे वो CGL से हो, CHSL से हो, MTS से हो, CPO से हो, GT से हो, आप उसका सारा डाउट उस पोस्ट के नीचे जाके कमेंट में लिख दीजिएगा। पहले से मुझे कुछ पता हो जाएगा कि हाँ बच्चों का क्या डिमांड है और मैं उन डाउट्स को पहले लूँगा। ठीक है, उसके बाद लाइव सेशन में जो बच्चे आएंगे उनका जो डाउट्स होगा सभी बच्चों का डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो
तो उस बात का अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा कि लाइव सेशन कब होने वाला है, ठीक है। उसका अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद और तो कुछ बचा नहीं है। देखिए लास्ट में मैंने बताया था कि मैं आपको अपनी लूसेंट की बुक दिखाऊंगा, कैसे मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए मेरी लूसेंट की समान ज्ञान की बुक है। इसमें मैं आपको यहाँ पर कंपनी के गवर्नर जनरल का जो चैप्टर है वो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और अनइंपॉर्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों का रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे नीचे आओगे अब देखोगे जहाँ पर जो चीज़ें मुझे अच्छी, जो मुझे लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर मैंने सीधे से क्रॉस कर दिया। इसे मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल, ठीक है। इसे मेरा क्या होगा, समय बचेगा। आप नीचे भी आ सकते हो, देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि ये पूछेगा, तो ये मेरे अब किसी काम का नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम इसे नहीं पढ़ूंगा और ये अनइम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी आप देख सकते हो आगे। इस तरह से मैंने देखिए अब इस तरह से आप एक पेज को जब देखते हो तो एक पेज में से मुश्किल से 10 पॉइंट 15 पॉइंट ही मिलेंगे जो आपको याद रखने हैं, बाकी सब अनइम्पॉर्टेंट है। इधर भी आप देख सकते हो कि मैंने कैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीधा मैंने क्रॉस कर दिया है। इस तरह से आप भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ हाईलाइट कीजिए, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िए। आप आगे यहाँ पर ये सब देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये महलवा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो भू राजस्व संग्रह करने की विधियाँ, यहाँ पर आपको ऊपर जो दिया गया है इतना सारा पढ़ने को, ये आपका उतना काम का नहीं है। आपको यहाँ पर नीचे एक छोटा सा टेबल बनाकर दे दिया गया है, आप इसी को अच्छे से अगर पढ़ जाएगा तो एग्जाम में बस इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि जमींदारी प्रथा का परसेंटेज कितना था, कितने क्षेत्र में जमींदारी प्रथा थी, कितने क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा थी, कितने क्षेत्र में महलवाड़ी प्रथा थी, और उनको लागू करने वाला और उनके समय गवर्नर जनरल जो कौन था, ठीक है। तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट टेबल ही याद रखना है पूरे ऊपर वाले पेज में। उसके बाद आप नीचे आइए तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सब क्रॉस करके रखा है, आप अच्छे से देख लीजिए। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से आपको लूसेंट की बुक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं प्रायोरिटी वाइज पढ़ता हूँ। पहले मैंने सितार के लिए पंडित रविशंकर को याद रखा, उसके बाद मुझे तबला के लिए जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, जिनसे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो गुदई महाराज और किशन महाराज, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वहीं बांसुरी में अगर बात किया जाए तो बांसुरी में देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया, और उसके बाद पन्नालाल घोष से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला है, पन्नालाल घोष से, ठीक है। उसके बाद अगर आप इतना याद कर लोगे हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से 2-2 3-3, उसके बाद आपके पास समय है तो आप जाकर फिर अनइम्पॉर्टेंट भी जो है उसको जाकर दोबारा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो पहले आप एटलीस्ट इन 2-3-4 को तो बिल्कुल हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से याद रखिए। जैसे सरोद से अमजद अली खान, अली अकबर खान है, जरीन दारूवाला, देखिए दारूवाला नाम कितना अट्रैक्टिव, एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए दारूवाला सरोद याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखिए मैंने पहले 2-2 3-3 को हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप आगे जाकर पढ़िए। अब यहाँ पर आइए शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार में। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर में गौर किया वो ये है कि देखिए यहाँ पर सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में आती हैं और सोनल मानसिंह ओडिसी में भी आती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सी नृत्यांगना जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की है, तो वो सोनल मानसिंह, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस में देख सकते हो। उसी प्रकार यामिनी कृष्णमूर्ति भी आप देख सकते हो, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से भी क्वेश्चन पूछा है कि दोनों की कॉमन नृत्यांगना कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ठीक है। वहीं देखिए ओडिसी नृत्य से आपका महापात्र के बारे में, केलुचरण महापात्र और मोहन महापात्र के बारे में भी पूछा गया है एग्जाम में। दोनों के अंदर महापात्र है, आप याद रख सकते हो कि महापात्र जो है वो ओडिसी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी महापात्र हो, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब बिरजू महाराज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है कथक में। वहीं कथक में एक और लेडी से क्वेश्चन आया हुआ है, लेडी नृत्यांगना से, वो है सितारा देवी। सितारा देवी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बिरजू महाराज से क्वेश्चन पूछा गया, लक्ष्मण महाराज। इसके बाद आप याद रख सकते हो, आप ये 3 याद रख लो। उसके बाद आपको जब याद हो जाए उसके बाद फिर आपको समय है तो आप आगे भी 1-2 और अपने ऐड कर लो, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर राज्यों से संबंधित लोक नृत्य हैं। अब लोक नृत्य का हम लोग एक ट्रिक रेडी कर रहे हैं आपको याद करने के लिए, जल्दी उसकी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इनको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक हम लोग बना रहे हैं। और साथ में आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा और प्रैक्टिस की कराई जाएगी क्वेश्चनों की। तो आप चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, वीडियो उसके लिए जल्दी आ जाएगा और काफ़ी अच्छा वीडियो वो बन रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए हाईलाइट करके याद कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करोगे, उसके बाद समय बचता है तो आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी एक बार जाकर पढ़ लो, अगर उनसे भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने ला। बाकी तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।